सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ अपने कि प्लीज आप सभी नोट जरूर बनाया करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है रिविजन, क्योंकि जितना ज्यादा चीजें आपकी क्लियर आउट रहेगी आपको एग्जाम में उतना ही ज्यादा ये हेल्प करेगा। तो रिवीजन आप तभी कर पाएंगे गाइज जब आप खुद से चीजों को नोट करेंगे, ताकि आप कम से कम टाइम में बहुत सारी चीजों का आप रिवीजन कर सकते हो और अपनी चीजों को क्लियर आउट कर सके। ठीक है, तो एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि मैं इसमें हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगी, इसलिए कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिएगा और नोट जरूर बनाइएगा। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आपको याद रखना है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो आज का जो सेट चलेगा गाइस, वो सेट 48 चलेगा। तो आज के आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट है वो सेट 48 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बागुरुम्बा लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है असम से, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन सी राजस्थान से, या ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बागुरुम्बा लोक नृत्य जो है ये असम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस, बागुरुम्बा जो है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है गाइस, ये नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है ये बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि बागुरुम्बा लोक नृत्य जो है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है गाइस, तो आपको याद रखना है ये बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, आपको याद रखना है कि असम का लोक नृत्य और कौन कौन सा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है बिहू। बिहू जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बिहू जो है ये असम का है। उसके अलावा आपको याद रखना है नट पूजा जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है नट पूजा जो है ये असम का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो है बिछुआ, बिछुआ जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बिछुआ जो है ये असम का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस बिछुआ के अलावा आपको याद रखना है गाइस नागा, नागा जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो नागा नृत्य जो है गाइस याद रखिएगा ये भी असम का है। उसके अलावा हम बात करते हैं गाइस आपका जोई नृत्य जो है ये किस राज्य का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जोई नृत्य जो है गाइस याद रखिएगा ये किस राज्य का है, तो याद रखिएगा जोई जो है ये असम का है। इसके अलावा आपको याद रखना है झूमर, झूमर जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये भी असम का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं गाइस मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन कौन सा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के नृत्य में आपको याद रखना है गाइस जवारा नृत्य जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको याद रखना है जवारा जो है गाइस याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश का है। उसके अलावा गाइस आपको याद रखना है मटकी, मटकी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मटकी जो है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है गोद, गोद जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी मध्य प्रदेश का है। उसके अलावा बात करते हैं गाइस आपका फूल पार्टी लोक नृत्य जो है ये किस राज्य का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फूल पार्टी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी मध्य प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं गाइस राजस्थान। राजस्थान की अगर बात करें गाइस तो आपको याद रखना है राजस्थान का कौन कौन सा नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है घूमर जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है घूमर जो है ये राजस्थान का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका पनिहारी लोक नृत्य जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला है गाइस, तो याद रखिएगा पनिहारी जो है ये राजस्थान का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करते हैं गाइस आपका जो है भवाई जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है भवाई जो है ये राजस्थान का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करते हैं गाइस आपका जो है कालबेलिया लोक नृत्य जो है ये किस राज्य का है, तो याद रखिएगा कालबेलिया जो है गाइस याद रखिएगा जो कि सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये कालबेलिया लोक नृत्य जो है ये भी आपके राजस्थान का है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपके मिजोरम, मिजोरम से जो है आपका कौन कौन सा लोक नृत्य है गाइस, तो आपको याद रखना है चेराव जो है गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है गाइस, याद रखिएगा चेराव जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मिजोरम का है। उसके अलावा गाइस आपको याद रखना है चेराव के बाद जो है चेलाम जो है ये किस राज्य का है, तो याद रखिएगा चेराव हो गया, चेलाम हो गया, ये सब किस राज्य का लोक नृत्य हो गया गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है मिजोरम का है। और सबसे प्रसिद्ध त्योहार लोक नृत्य जो है गाइस याद रखिएगा ये है चेराव लोक नृत्य जो है ये मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है। तो आपको बताना है कि श्वेत रक्त कोशिका का जो है ये मुख्य कार्य क्या है ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी रक्त का थक्का जमाना, ऑप्शन सी संक्रमण से लड़ना या ऑप्शन डी रक्त को लाल रंग प्रदान करना। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो श्वेत रक्त कोशिका का मुख्य कार्य है ये आपको ध्यान रखना है। संक्रमण से लड़ना जो है इसका मुख्य कार्य गाइस ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस हम श्वेत रक्त कोशिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस कि श्वेत रक्त कोशिका का अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो है वैज्ञानिक नाम कभी-कभी पूछा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि श्वेत रक्त कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्वेत रक्त कोशिका का वैज्ञानिक नाम जो है गाइस ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है इसलिए मैं लिखा रही हूँ। तो याद रखिएगा श्वेत रक्त कोशिका का वैज्ञानिक नाम जो है ये ल्यूकोसाइट है, ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत रक्त कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ल्यूकोसाइट जो है गाइस याद रखिएगा ल्यूकोसाइट जो है ये श्वेत रक्त कोशिका का वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि हम बात करते हैं कि इसमें जो है गाइस कभी कभी पूछा जाता है कि श्वेत रक्त कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं होता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्वेत रक्त कोशिका में गाइस याद रखिएगा श्वेत रक्त कोशिका में केंद्रक जो है गाइस याद रखिएगा उपस्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा श्वेत रक्त कोशिका में जो है ये केंद्रक जो है गाइस याद रखिएगा केंद्रक जो है ये उपस्थित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस श्वेत रक्त कोशिका से रिलेटेड, तो आपको याद रखना है श्वेत रक्त कोशिका का जो है गैस याद रखिएगा इसका अगर हम बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में कि श्वेत रक्त कोशिका का जो है गैस याद रखिएगा कि इसका जो है निर्माण कहाँ होता है गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत रक्त कोशिका का जो निर्माण होता है गैस ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ होता है गैस तो ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत रक्त कोशिका का जो निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो श्वेत रक्त कोशिका का निर्माण जो है ये कहाँ होता है गैस तो ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत रक्त कोशिका का निर्माण जो होता है गैस ये आपको ध्यान रखना है अस्थि मज्जा में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि श्वेत रक्त कोशिका की गैस याद रखिएगा मृत्यु कहाँ होती है गैस तो ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत रक्त कोशिका की जो मृत्यु होती है रक्त में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत रक्त कोशिका की मृत्यु जो होती है ये कहाँ होती है गैस ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत रक्त कोशिका की जो मृत्यु होती है गैस ये आपको ध्यान रखना है, ये रक्त में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैस इसका जो है एक और पॉइंट याद रखिएगा जो कि मैं यहाँ पे बात करूंगी जीवन काल के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल गैस पूछा जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा श्वेत रक्त कोशिका का जो जीवन काल होता है ये कितना होता है गैस तो ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत रक्त कोशिका का जो जीवन काल होता है वो याद रखिएगा ये जो होता है 2 से 4 दिन होता है, 2 से 4 दिन या फिर गैस याद रखिएगा 2 से 4 दिन या फिर कितना होता है गैस तो 2 से 4 दिन या फिर जो है याद रखिएगा 13 से 20 दिन होता है। 2 से 4 दिन या फिर जो है 13 से 20 दिन जो है गैस याद रखिएगा दोनों में से कोई एक ही आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो याद रखिएगा 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन जो है इसका जो है जीवन काल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये श्वेत रक्त कोशिकाओं से इतना पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो ऑक्सीजन का परिवहन का जो कार्य है ये किसका है इसलिए याद रखिएगा ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य क्या है। तो ये आरबीसी का मुख्य कार्य जो है ये क्या होता है गैस तो ये आपको ध्यान रखना है। आरबीसी का मुख्य कार्य जो होता है ये ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है ये आरबीसी का मुख्य कार्य है। जैसे श्वेत रक्त कोशिका का मुख्य कार्य संक्रमण से लड़ना है, वैसे ही आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है इसलिए आपको याद रखना है ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त का थक्का जमाना गैस याद रखिएगा ये विटामिन के की वजह से गाइस याद रखिएगा विटामिन के की वजह से जो है रक्त का थक्का जमता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लाल रंग जो जो प्रदान किया जाता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके द्वारा गैस ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है गैस आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है गैस याद रखिएगा रक्त का रंग जो है गैस याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण जो है हीमोग्लोबिन के कारण गैस रक्त का रंग जो है ये लाल दिखता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है गैस याद रखिएगा रक्त का रंग जो है गैस याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण जो है ये रक्त का रंग लाल दिखता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रियदर्शिका, ऑप्शन बी आमुक्तमाल्यद, ऑप्शन सी कादम्बरी या ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रियदर्शिका जो है ये राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था। अगर हम बात करें कि प्रियदर्शिका के अलावा जो है याद रखिएगा इसके द्वारा जो है कितनी पुस्तक लिखी गई थी गाइस तो आपको 3 पुस्तक याद रखना है कि
किसके द्वारा जो है कितनी पुस्तक लिखी गई थी राजा हर्षवर्धन के द्वारा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 3 पुस्तक लिखी गई थी। पहला जो है ये आपको कौन सा पुस्तक है गाइस, तो याद रखिएगा पहला जो पुस्तक है गाइस ये आपको याद रखना है प्रियदर्शिका जो है ये पहला पुस्तक है गाइस, याद रखिएगा पहला जो है कौन सा याद रखिएगा, तो याद रखिएगा इसकी 3 पुस्तक जो है ये कौन कौन सी है, तो आपको नाम याद रखना है प्रियदर्शिका हो गया। उसके बाद गाइस दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा जो है ये कौन सी पुस्तक हो गई, प्रियदर्शिका हो गई। दूसरा जो है ये आपको याद रखना है गाइस रत्नावली हो गया। दूसरा जो है ये आपको कौन सा है, तो रत्नावली जो है, रत्नावली जो है गाइस याद रखिएगा इन्हीं के द्वारा लिखा गया था ये पुस्तक, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका तीसरे नंबर पे कौन सा पुस्तक हो गया अगर, तो तीसरे नंबर पे जो आपको याद रखना है वो कौन सी पुस्तक हो गई, तो याद रखिएगा नागानंदा जो है ये किनके द्वारा लिखा गया था, तो नागानंदा जो है guys याद रखिएगा ये भी जो है नागानंदा जो है ये किनके द्वारा लिखा गया था, नागानंदा जो है ये भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइज आपको याद रखना है आमुक्त माल्य जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था गाइज, तो ये आपको ध्यान रखना है कृष्णदेव राय के द्वारा जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी गई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कृष्णदेव राय के द्वारा जो है याद रखिएगा आमुक्त माल्य लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के दरबार में अष्ट दिग्गज थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट कौन सा नोट करना है, तो आपको यहाँ पे याद लिखना है गाइस कि ये आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था गाइस, तो याद रखिएगा जो बाण भट्ट जो है गाइस याद रखिएगा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है हर्षवर्धन का दरबारी कवि जो था गाइस, ये नोट कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है तो याद आपको रखना है हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन सा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि जो था ये कौन था, तो ये मैं आपको बार बार लिखा रही इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा बाण भट्ट जगह याद रखिएगा बाण भट्ट जगह याद रखिएगा हर्षवर्धन की दरबारी कविता ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गाइस याद रखिएगा कादम्बरी जो है ये किनके द्वारा लिखा गया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है बाण भट्ट के द्वारा ही गाइस याद रखिएगा ये जो है कादम्बरी लिखा गया था, बाण भट्ट के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, कादम्बरी जो है ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। कादम्बरी के अलावा आपको याद रखना है हर्षचरितम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था गाइस, जो हर्षवर्धन के काल पर हर्षवर्धन की पूरी जीवन के बारे में जो है इसमें लिखा गया था, जो बाण भट्ट ने लिखा था, ये कौन सी पुस्तक लिखी थी, हर्षचरितम जो है इनके द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पाणिनि ने जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दिलवारा का जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आपके ऑप्शन है ओडिशा में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, या ऑप्शन डी राजस्थान में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दिलवारा का जैन मंदिर जो है ये राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के किस जिले में, तो राजस्थान के सिरोही जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दिलवारा का जैन मंदिर, जैन से ही आपको पता चलता है कि ये जैन का मंदिर है, तो याद रखिएगा कि राजस्थान के किस जिले में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओडिशा, ओडिशा में आपका कौन सा मंदिर है, तो याद रखिएगा लिंगराज मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है लिंगराज मंदिर जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है लिंगराज मंदिर जो है ये ओडिशा में, ये आपको ध्यान रखना है लिंगराज मंदिर जो है ये किस राज्य में, तो ये आपको ध्यान रखना है लिंगराज मंदिर जो है ये ओडिशा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु में आपका कौन सा मंदिर है तो ये आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में जो है आपका मीनाक्षी मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है तो ये आपको ध्यान रखना है मीनाक्षी मंदिर जो है याद रखिएगा ये किस राज्य में स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर जो है याद रखिएगा ये तमिलनाडु में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मीनाक्षी मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। और गुजरात में जो है ये कौन सा मंदिर स्थित है, तो याद रखिएगा गुजरात में जो है सोमनाथ का मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सोमनाथ का मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सोमनाथ, सोमनाथ का मंदिर जो है गाइस याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लेंस की क्षमता के मापन की इकाई क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी रेडियन, ऑप्शन सी बेकुरल या ऑप्शन डी डायोप्टर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डायोप्टर जो है ये लेंस की क्षमता की इकाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लेंस जो है गाइस दो प्रकार का आपका लेंस होता है गाइस, ये आप सभी को पता होगा। दो प्रकार का जो है ये लेंस होता है। अगर हम बात करें कि ये दो प्रकार का लेंस कौन कौन से होता है गाइस, तो पहला जो है आपको याद रखना है, ये आपका कौन सा लेंस होता है गाइस, तो पहला जो होता है ये उत्तल होता है, और दूसरा जो है ये कौन सा लेंस होता है, तो दूसरा जो होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो होता है ये अवतल होता है। ठीक है, अगर उत्तल की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तल जो लेंस होगा ये हमेशा जो है पॉजिटिव में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तल लेंस जो है गाइस याद रखिएगा, ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा, और अवतल लेंस जो है ये हमेशा निगेटिव में आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उत्तल लेंस जो है ये पॉजिटिव, और अवतल लेंस जो है ये हमेशा निगेटिव में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस वेबर के बारे में, तो वेबर में आपको याद रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होती है वो उसको वेबर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है ये क्या कहलाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है ये क्या कहलाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है ये क्या कहलाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है ये क्या कहलाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है वेबर कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैकुलर जो है ये किसकी इकाई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या कहलाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेडियो सक्रियता की इकाई जो कहलाती है बैकुलर कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। रेडियो सक्रियता की इकाई जो है ये क्या कहलाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेडियो सक्रियता की इकाई जो है ये बेकुरल कहलाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेडियन, रेडियन जो है ये किसकी इकाई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेडियन जो है गाइस याद रखिएगा ये समतल कोण की इकाई है। तो समतल कोण की इकाई जो है ये क्या कहलाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। समतल कोण की इकाई जो है गाइस याद रखिएगा ये क्या कहलाती है, तो समतल कोण की इकाई रेडियन कहलाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और लेंस की क्षमता का मापन का इकाई क्या कहलाता है, डायोप्टर कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय कौन थे। तो गाइस गवर्नर जनरल, गवर्नर, इस समय इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ता है, और इसी वजह से एग्जामिनर जो है इस टाइप के प्रश्न रहते ही है आपके एग्जाम में, जो कि आप अगर प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो ये इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो गाइस इसे आप ध्यान से याद रखिएगा और नोट करिएगा और याद करिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पहले वायसराय कौन थे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी कैनिंग या ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें कि भारत के पहले वायसराय जो थे, ये कैनिंग जो है ये भारत के पहले वायसराय थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि कैनिंग का अगर शासनकाल की बात करें कि इसका जो शासनकाल कब से कब तक था गाइस, तो याद रखिएगा इसका जो शासनकाल था, इन्होंने शासन किया था 1856 से लेकर के 1856 से लेकर 1862 तक जो है इसका शासनकाल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कलाई, तो याद रखिएगा क्लाइव जो है guys, याद रखिएगा बंगाल का पहला गवर्नर कौन था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लाइव जो था ये बंगाल का पहला गवर्नर बना, जो 1857 का प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व भी इसी ने किया था गाइस, तो याद रखिएगा। ये इसके बाद जो है ये क्या बना, बंगाल का पहला गवर्नर जो है ये कौन बना, तो याद रखिएगा बंगाल का पहला गवर्नर जो है गाइस याद रखिएगा ये कौन बना था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है क्लाइव बना था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग की गाइस, तो वॉरेन हेस्टिंग से आपको याद रखना है कि ये बंगाल का जो है पहला गवर्नर जनरल बना। तो यहाँ पे दोनों मैंने प्रश्न वैसे ही रखे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो याद रखिएगा कि बंगाल का पहला जो है गवर्नर कौन बना था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जो है guys, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो गवर्नर बना था क्लाइव, और जब बंगाल का गवर्नर जनरल जो है guys, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो ये कौन बना था गाइस, तो याद रखिएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बना था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है वॉरेन हेस्टिंग बना था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विलियम बेंटिंग की गाइस, तो विलियम बेंटिंग से आपको ये याद रखना है कि ये जो है बंगाल का
भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन बना था? तो याद रखिएगा विलियम बेंटिक जो है ये भारत का पहला, ठीक है। बाकी ये दोनों आप याद रखिएगा, क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में आपको याद रखना है कि ये बंगाल का बना था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था गाइस, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, वो कौन बना था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, विलियम बेंटिक बना था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए मेघालय में, ऑप्शन बी त्रिपुरा में, ऑप्शन सी मणिपुर में, या ऑप्शन डी मिजोरम में। तो गाइस आपको याद रखना है कि संविधान की छठी अनुसूची जो है, याद रखिएगा ये 4 राज्यों में लागू होती है। ये आपको ध्यान रखना है। संविधान की छठी अनुसूची जो है ये कितने राज्यों में लागू होती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि संविधान की छठी अनुसूची जो है ये 4 राज्यों में लागू होती है। अगर हम बात करें कि ये 4 राज्य कौन-कौन से हैं जहाँ ये लागू होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 4 राज्यों में लागू होती है। अगर हम बात करें ये कौन-कौन सा राज्य है 4, तो गाइस याद रखिएगा पहला जो है ये आपको याद रखना है, जो कि हो गया आपका त्रिपुरा में जो है गाइस, याद रखिएगा त्रिपुरा में ये लागू होती है। ये आपको ध्यान रखना है छठी अनुसूची। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस त्रिपुरा के बाद जो है दूसरा आपको याद रखना है असम में जो है ये लागू होती है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा असम हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया? तो तीसरा जो है गाइस ये आपका ध्यान रखना मेघालय हो गया। तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया? मेघालय हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा आपको ये चारों राज्य याद रखना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। मेघालय हो गया और चौथा की अगर बात करें तो ये आपका कौन सा हो गया गाइस? मिजोरम हो गया। तो ये 4 राज्यों में छठी अनुसूची लागू होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किसमें जो है लागू नहीं होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में ये लागू नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो आपके ऑप्शन है विद्युत धारा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी त्वरण, या ऑप्शन डी वेग। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विद्युत धारा जो है गाइस याद रखिएगा ऐसी भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। और भी राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि प्रश्न आपसे सिर्फ यही नहीं पूछेगा कि मतलब कि विद्युत धारा ही आपको ऑप्शन नहीं देगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि वो कौन कौन सी राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो आपको याद रखना है गाइस कि ऊर्जा ऊर्जा जो है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा गाइस आपको याद रखना है और कौन सी राशि हो गई, तो आपको याद रखना है दूरी दूरी जो है गाइस याद रखिएगा ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। दूरी जो है गाइस याद रखिएगा ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है तीसरा आपको याद रखना और कौन सा हो गया गाइस, आपको याद रखना है घनत्व। घनत्व जो है गाइस ये भी आपको याद रखना है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथा जो है गाइस आपको याद रखना है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है गाइस ये भी भौतिक राशि जब होगी तो इसकी भी जो है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये आपको याद रखना है द्रव्यमान हो गया। पांचवा में आपको याद रखना है कौन सी राशि हो गई गाइस, तो आपको याद रखना है समय हो गया। ये भी आपका जो है आपको याद रखना है ये कभी भी जगह याद रखिएगा ऋणात्मक नहीं हो सकती। उसके बाद अगर हम बात करते हैं छठा आयतन, आयतन जो है याद रखिएगा ये भी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग से स्रावित होता है। तो आपके ऑप्शन है मस्तिष्क से, ऑप्शन बी यकृत से, ऑप्शन सी हृदय से, या ऑप्शन डी अग्नाशय से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। याद रखिएगा इंसुलिन जो है गाइस याद रखिएगा ये किस मानव शरीर के किस अंग से, तो अग्नाशय से होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इंसुलिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है गाइस, इंसुलिन क्या करता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंसुलिन जो है गाइस ये आपको याद रखना है ये ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम जो है ये कौन करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम जो है गाइस याद रखिएगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन
में बदलने का काम जो है ये कौन करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है इंसुलिन करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना जो है इसका काम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस इंसुलिन के बारे में ही बात करेंगे, तो याद रखिएगा कि इसकी जो है खोज जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंसुलिन की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है ये कब हुई थी, 1921 में हुई थी। और इसकी खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1921 में जो है गाइस याद रखिएगा बैटिंग बैटिंग और बेस्टा ने जो है गाइस याद रखिएगा बैटिंग और बेस्टा ने जो है ये इसकी खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। बैटिंग और बेस्टा ने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। बैटिंग और बेस्टा ने जो है गाइस याद रखिएगा ये किसकी खोज की थी, तो याद रखिएगा बैटिंग और बेस्टा ने इंसुलिन की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है 1921 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कमी से होने वाला रोग कौन सा है, इसको आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग जो है पूछा जाता है guys, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला जो रोग है ये आपका कौन सा है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन की कमी से होने वाला जो रोग है guys ये आपको ध्यान रखना है, ये है डायबिटीज, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है ये इंसुलिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है डायबिटीज जो है ये इंसुलिन के होने से कमी वाला रोग है। डायबिटीज जो है गाइस याद रखिएगा, और याद रखिएगा इसका मुख्य कार्य क्या है, तो शर्करा को नियंत्रित करना जो है इसका मुख्य कार्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो आपके ऑप्शन है पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन बी मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी शिलालेख, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा का संस्कृति का जानकारी का मुख्य स्रोत जो है गाइस याद रखिएगा ये पुरातात्विक खुदाई है, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा संस्कृति की बात करें गाइस तो याद रखिएगा इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा संस्कृति की गाइस याद रखिएगा इसकी लिपि को जो है गाइस याद रखिएगा इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया, इस वजह से जो है इसे किस काल में रखा गया, आर्य ऐतिहासिक काल में। तो इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस वजह से जो है इसे कौन से काल में रखा गया है तो ये आपको ध्यान रखना है। इस वजह से वो जो है याद रखिएगा इसे जो है आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आदि ऐतिहासिक काल में जो है ऐतिहासिक काल में जो है इसे रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल में इसे रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हड़प्पा की गाइस याद रखिएगा इसके जो है खोजकर्ता कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा की जो है अगर हम बात करते हैं गाइस कि इसके खोजकर्ता कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका खोज जो किया था दयाराम साहनी ने गाइस याद रखिएगा। हड़प्पा की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा की जो खोज की थी गाइस ये आपको ध्यान रखना है दयाराम साहनी ने जो है गाइस याद रखिएगा। दयाराम साहनी ने जो गाइस ये आपको याद रखना है हड़प्पा की खोज की थी। अगर हम बात करें कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1900 जो है गाइस याद रखिएगा 21 में जो है गाइस याद रखिएगा 1921 में जो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि हड़प्पा जो है ये आपकी किस नदी के किनारे गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा जगह ये आपको ध्यान रखना है ये किस नदी के किनारे गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा जगह ये आपको ध्यान रखना है रावी नदी के किनारे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे गए, तो ये आपको ध्यान रखना है रावी नदी के किनारे आपको कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल है, तो रावी नदी के किनारे जो है ये आपको ध्यान रखना है। रावी नदी के किनारे जो है ये आपको ध्यान रखना है हड़प्पा स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रावी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्थल गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो आपके ऑप्शन है बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी पावापुरी, या ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध से जो संबंधित नहीं है वो पावापुरी जो है ये गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि पावापुरी जो है ये किससे संबंधित है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पावापुरी जो है गैस ये आपको ध्यान रखना है महावीर स्वामी से संबंधित कौन सा स्थल है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पावापुरी जो है ये महावीर स्वामी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करें कि महावीर स्वामी से जो है ये पावापुरी में इनका क्या हुआ था गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है किस घटना से संबंधित है
गए तो ये आपको ध्यान रखना। पावापुरी जो है ये महावीर स्वामी के निधन की घटना से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बोध गया की बात करें तो ये जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना, ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये कहाँ हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना। ये हुआ था बोध गया में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुशीनगर जो है, ये कुशीनगर किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुद्ध के निधन से जो है संबंधित कौन सा स्थल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध के निधन से गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, बुद्ध के निधन से संबंधित कौन सा स्थल है, तो बुद्ध के निधन से संबंधित जो जगह है गाइस याद रखिएगा कुशीनगर है। और जो है महावीर स्वामी के निधन से संबंधित है वो है आपका पावापुरी। और याद रखिएगा महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी जो है याद रखिएगा जैन धर्म के जो है ये कैवें तीर्थंकर है, इससे आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। और महावीर स्वामी को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सारनाथ, सारनाथ जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश, बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है ये कहाँ दिया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है याद रखिएगा, बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है ये कहाँ दिया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया था ये सारनाथ में दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी होती है, तो आपके ऑप्शन है 12 प्रकार की, ऑप्शन बी 5 प्रकार की, ऑप्शन सी 8 प्रकार की, या ऑप्शन डी 10 प्रकार की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका जो है ऑप्शन डी सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी होती है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी होती है। अगर हम बात करें कि इस 8 प्रकार में आपका कौन कौन सा मिट्टी होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। आपको याद रखना है कि भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कितने प्रकार की होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 8 प्रकार की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम गाइस 8 प्रकार को डिस्कस करेंगे कि 8 प्रकार की मिट्टी जो है ये कौन कौन सी होती है गाइस। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं लिखा रही हूँ जो कि आपको नोट करते हुए चलना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जलोढ़ मृदा, जो आप सभी ने इसका नाम सुना ही होगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पहला आपको याद रखना है कौन सी मिट्टी होगी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है जलोढ़ मृदा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरे में आपको याद रखना है कौन सी मिट्टी हो गई, दूसरे में गैस आपको याद रखना है काली मिट्टी हो गई। दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा जो है गैस आपको याद रखना है काली मृदा हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा, तीसरा जो है ये आपका कौन सा मृदा हो गया गैस, तो तीसरा जो हो गया ये आपकी लाल मिट्टी हो गई। तीसरा जो है ये आपको कौन सा मृदा हो गया, लाल मृदा हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें चौथा जो है ये आपको कौन सा मृदा हो गया गैस, तो याद रखिएगा चौथा जो है ये आपका हो गया गाइस लेटेराइट लेटेराइट मृदा, भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। काजू वगैरह की खेती जो है इसी में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चौथा हो गया आपका लेटेराइट मृदा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें पांचवा जो है ये आपको कौन सा मृदा हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है लेटेराइट हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है पीली मृदा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा आपको कौन सा मृदा याद रखना है, पांचवा जो है गाइस ये आपको याद रखना है पीली मृदा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं छठा जो है ये आपको कौन सा मृदा हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। छठा जो है ये आपका कौन सा मृदा हो गया गाइस, तो छठा जो हो गया ये आपका मरु मृदा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। छठा जो है ये आपको कौन सा मृदा हो गया, मरु मृदा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सातवां जो है ये आपको कौन सा मृदा हो गया, सातवां जो है ये आपको याद रखना है, ये जो है सातवां आपका कौन सा हो गया, जंगली मृदा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। सातवां जो है आपको कौन सा मृदा हो गया, सातवां जो है ये आपका जंगली मृदा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और आठवां जो है ये आपका कौन सा मृदा हो गया, आठवां जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है पीट पीट मृदा हो गया। आठवां जो है ये कौन सा मृदा हो गया, पीट मृदा हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि भारत के कुल क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा का जो है ये कितना होता है गाइस, आपको ध्यान रखना है। भारत के कुल क्षेत्रफल पे जो जलोढ़ मृदा का विस्तार है वो 43% तक जो है ये विस्तार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। काली मृदा की अगर बात करें तो कितना विस्तार है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। काली मृदा का जो विस्तार है ये 15% तक जो है भारत के कुल क्षेत्रफल में 15% तक काली मृदा का विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है। और लेटेराइट मृदा का वैसे आपको याद रखना है 3% है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि लेटेराइट मृदा का
सही गाइस, लेटराइट मृदा का जो है ये आपका कितना है, 3% है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि काली मृदा का जो है ये 3% नहीं गाइस, काली मृदा का जो है ये 18% है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। और लाल मृदा का जो है ये 15% विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चार मिट्टी आपको याद रखना है कि इसका जो है भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना विस्तार है, जो कि पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। आपको बताना है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1757 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1576 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1559 में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तालीकोटा का युद्ध जो है ये कब हुआ था, ये जो है 1565 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, तालीकोटा के युद्ध को जो है कौन सा युद्ध कहा जाता है guys? तो याद रखिएगा तालीकोटा के युद्ध को जो है guys, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है और किस युद्ध से नाम जाना जाता है guys? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था guys। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे जो है राक्षस तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है guys, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है कौन से युद्ध के नाम से भी जाना जाता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है राक्षस तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे जो है किस युद्ध के नाम से जाना जाता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है राक्षस तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका एक और नाम है जो कि है राक्षस तांगड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। नाम नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1757 में आपका कौन सा युद्ध हुआ था गाइस, आपको ध्यान रखना है। 1757 में जो है गाइस आपको याद रखना है प्लासी का युद्ध जो हुआ था, ये कब हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 1757 में हुआ था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1576 में जो है ये कौन सा युद्ध हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1576 में जो हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है 1576 में। कौन सा युद्ध हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1576 में जो है ये कौन सा युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1576 में जो गाइस ये आपको ध्यान रखना है कौन सा युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये 1576 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था गाइस, तो ये आपको याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अकबर के बीच में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1559 में जो है ये कौन सा युद्ध हुआ था गाइस, तो वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वेदरा का युद्ध जो हुआ था ये 1559 में हुआ था। वेदरा का युद्ध जो है ये कब हुआ था, 1559 में। और ये किसके बीच हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया और डच कंपनी के बीच में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया और डच कंपनी के बीच में जो है ये कौन सा युद्ध हुआ था गैस, तो ईस्ट इंडिया और डच कंपनी के बीच में गैस याद रखिएगा कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था गैस याद रखिएगा 1559 में वेदरा का युद्ध हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एरन तथा नागदा किस संस्कृति का प्रमुख स्थल है, तो आपके ऑप्शन ए मालवा संस्कृति का, ऑप्शन बी जोड़वे संस्कृति का, ऑप्शन सी सावल्दा संस्कृति का, या ऑप्शन डी आहार संस्कृति का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मालवा संस्कृति का जो है एरन तथा नगदा जो है ये मालवा संस्कृति का प्रमुख उसके बाद बात ये है कि मालवा संस्कृति का और कौन कौन सा स्थल है इससे आपको ध्यान रखना है। जो हकी आपने बताई हो एरन, ये जो है ये मालवा संस्कृति का स्थल है। उसके बाद आपको याद रखना है नागदा। नागदा जो है ये किस संस्कृति का स्थल है इससे आपको ध्यान रखना है। नागदा जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मालवा संस्कृति का स्थल है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस काथा। काथा जो है ये किस संस्कृति का स्थल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। काथा जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है मालवा संस्कृति का स्थल है। उसके बाद आपको याद रखना है नगदा टोली जो है ये किस संस्कृति का स्थल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नगदा टोली जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये किस संस्कृति का स्थल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी मालवा संस्कृति का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि नगदा टोली जो है ये किस संस्कृति का स्थल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मालवा संस्कृति का। नगदा टोली से आपको याद रखना है, यहाँ से जो है गाइस याद रखिएगा कि कृषि फसलों का प्रमाण जो है ये कहाँ से मिलेगा, इससे आपको ध्यान रखना है। इसमें से जो है गाइस याद रखिएगा कृषि फसलों का प्रमाण जो है ये कहाँ से मिलेगा, इससे आपको ध्यान रखना है। कृषि फसलों का प्रमाण जो मिला है, कृषि फसलों का प्रमाण जो है ये कहाँ
जो मिला है इससे आपको ध्यान रखना है। कृषि फसलों का प्रमाण जो मिला है ये नवदा टोली से मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कृषि फसलों का प्रमाण मिला है, ये कहाँ से मिलेगा इससे आपको याद रखना है, नवदा टोली से, जो कि मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हड़प्पा संस्कृति का स्थल मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, वैसे ही मालवा संस्कृति का स्थल है आपका एरन, नवदा, कायथा, नवदोली, नवदा टोली, ये सब जो है ये मालवा संस्कृति का स्थल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इनमें से किसने संख्या दर्शन की रचना की थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कपिल ने, ऑप्शन बी जैमिनी ने, ऑप्शन सी वादरायण ने, या ऑप्शन डी गौतम ने। सो so, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संख्या दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी? कपिल ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं guys, अगर हम बात करते हैं कि पूर्वी मीमांसा का रचना जो है ये किसने किया था गाइस? जैमिनी ने जो है ये किसकी रचना की थी गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वी मीमांसा की रचना जो है ये किसने की थी गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वी मीमांसा की रचना जो है ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वी मीमांसा की रचना जो है ये किसने किया था? तो जैमिनी के द्वारा जो है ये पूर्वी मीमांसा का रचना किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वाद नारायण, वाद रायण जो है ये किसने किया था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है गाइस याद रखिएगा कि उत्तर मीमांसा का रचना जो है ये किसने किया था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वी का जो किया था वो जेमिनी ने किया था, उसका ध्यान रखना। उत्तर मीमांसा का रचना जो ये किसने किया था गाइस? तो याद रखना उत्तर मीमांसा का रचना जो किया गया था तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा किया गया था? वादरायण के द्वारा। उसके बाद बात कीजिएगा इसकी संख्या दर्शन का रचना कपिल के द्वारा है, तो न्याय दर्शन का रचना जो है ये किसके द्वारा किया गया था गाइस? तो आपको ध्यान रखना है। न्याय दर्शन का रचना जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो न्याय दर्शन का रचना जो किया गया था ये गौतम के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपके आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो जो आपका आज का जो सेशन था वो कंप्लीट होता है गाइस। यहाँ से आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं गाइस, मुझे जरूर क्लियर आउट करूंगी। एंड प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।